नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद पर दिए बयान से विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अपने सरकारी आवास में इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को त्यागपत्र सौंपा और राज्यपाल के इस्तीफा मंजूर करने के बाद अग्रवाल ने आज सुबह ही अपना सरकारी आवास भी छोड़ दिया। तो वहीं इस दौरान अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूं। और बस एक ही अपील कर रहा हूं कि सब लोग लगे, उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा ये उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई ऊंचाइयां छुए, ये मेरी अपेक्षा भी है। और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया वो कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है। और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान खोलें। उत्तराखंड की सियासत को गरमाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपने इस्तीफे के बाद जो उनका सरकारी आवास है यमुना कॉलोनी का R2 उसको भी छोड़ दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यह आवास छोड़ने के साथ ही अब वो ऋषिकेश के लिए जो उनका आवास, निजी आवास है, वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर पूरी तरह से खाली कर दिया गया। और ये कह सकते हैं कि उनके इस्तीफे के बाद से ही जिस तरीके की चर्चाएं या जिस तरह का सियासी गर्माहट वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो आज पूरी तरीके से शांत है। ना तो कोई समर्थक यहाँ पर है और ना ही कोई ऐसा जो उनके समर्थन वाला यहाँ पर खड़ा है जो उनकी चीज़ में बातचीत कर सके। कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों को ऑफिशियली बताया गया था। आम जनता से आह्वान किया गया था कि उनके समर्थन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना करें, बाजार बंद ना करें जिसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है या सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने उन भाषणों में भी कहा था और अपने उन बयानों में भी कहा था कि राज्य के विकास के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए। और अभी भी वो स्थिति यहाँ पर है और इसीलिए अब उनकी तरफ से पहले कल शाम को ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देने का काम किया गया था। उनका इस्तीफा मंजूर होते ही आज उन्होंने अपना सरकारी आवास भी यहाँ पर छोड़ दिया है और ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार कौन होगा, कौन यहाँ पर आएगा, ये वक्त आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्माहट हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी, आखिरकार उन्होंने जन दबाव के चलते अपना इस्तीफा यहाँ पर देने का काम किया है। कैमरामैन लक्ष्मण साहब, भाई कैंतुरा, इंडिया वाइज। राजनीतिक सफरजात 2007 में पहली बार विधायक बने थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो वहीं 2008 में सदस्य याचिका समिति विधानसभा में, तो वहीं 2009 में संसदीय सचिव औद्योगिक विकास संबंध सीएम। तो आपको बता दें 2012 में दूसरी बार विधायक बने, जिसके बाद सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और विमुक्त जाति। तो वहीं 2007 में पहली बार विधायक बने थे पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। पूरा 2008 में सदस्य याचिका समिति विधानसभा बने। आपको बता दें 2009 में, वहीं 2009 में संसदीय सचिव औद्योगिक विकास संबंध सीएम बने। वहीं 2012 में दूसरी बार विधायक बने पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। आपको बता दें 2007 में पहली बार विधायक बने थे। तो वहीं पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। रावत सर, लगातार आप लोगों इस्तीफे की मांग कर रहे थे, प्रेमचंद अग्रवाल ने अब इस्तीफा दे दिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार था और उस अहंकार के
एक हिस्से का पटाक्षेप हुआ। अभी दूसरा हिस्सा है जिसमें उनके प्रांतीय अध्यक्ष कभी प्रेमचंद जी के प्रेम में पहाड़ी देशी की बात कर रहे थे, और जब फटकार लगी तो कहने लगे ये नेतागण जो आवाज उठा रहे हैं ये तो सड़क छाप नेता है। तो ये भी भाजपा का अहंकार का दूसरा पक्ष है। और विधानसभा में जिस तरीके से ये आवाज को उठने से रोका गया वो भी दुर्भाग्य है। तो ये सारे मामले हैं ऐसा, ये तो केवल एक हिस्से का पटाक्षेप हुआ भाजपा के अहंकार घमंड का, एक हिस्से का। और इससे एक संदेश गया है कि उत्तराखंड की भावनात्मक एकता को खंडित करने का, उस पर चोट पहुंचाने की कोई भी कोशिश करेगा, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, वो हरिद्वार का हो या उत्तरकाशी का हो, अल्मोड़े का हो या जो है उधम सिंह नगर का हो, मगर जो भी व्यक्ति इस तरीके की कोशिश करेगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको दंडित करने की मांग करेगा और सब एकजुट होकर के उस मांग को करेंगे। और इस मांग के पीछे सारा उत्तराखंड एकजुट था और ये उत्तराखंड की एकजुटता से ये संभव हुआ। जी बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है प्रेमचंद अग्रवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है या फिर पार्टी के दबाव पर? यदि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता तो 2-3 दिन के अंदर उनकी नैतिकता कहाँ खो गई थी जब वो कर रहे थे। तो मैं और ये इस्तीफा विशुद्ध रूप से जनता के दबाव से डरी हुई भयभीत भाजपा ने ये इसके जरिए अपने को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की है, मगर भाजपा इसके दोष से, जो दोष है उससे बच नहीं सकी। हेलो जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, वो बच नहीं सकी। मैंने इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी सर जुड़ गए हैं। सर, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, क्या पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया या पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां आती हैं। तो प्रेमचंद जी ने जो इस्तीफा दिया है वो उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश के लोगों का एक उनके बयान को लेकर के आक्रोश था और लोगों को लग रहा था कि भाई जो प्रेमचंद अग्रवाल जैसे व्यक्ति इतने उच्च पद पर बैठ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं तो गलत है। तो उसके कारण जो है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी उन्होंने वैसे पहले भी उसमें माफी मांग ली थी, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो देश के प्रजातंत्र में जो जनता चाहती है और जो जनता के मन में होता है, जनता जो चाहती है उस निर्णय को हमको स्वीकार करना पड़ता है। अगर जनता के निर्णय से हम जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेंबर ऑफ असेंबली बनते हैं और किसी भी उच्चस्थ पद पर बैठते हैं, तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व होता है कि उसका हम पालन भी करें। तो प्रेमचंद जी ने जिस तरह से जनता का सम्मान करते हुए, जनता की बातों का सम्मान करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कैडर ही इस काम को कर सकता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते हैं। मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों से ये भी पूछना चाहता हूँ, उसी सदन में जो उनके विधायक सरेआम गालियां दे रहे थे, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? क्या उन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे कोई बातचीत की? क्या उन नेताओं पर कोई नैतिकता थी? कुछ ही नहीं था। लेकिन वो टीवी चैनल पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करना और जो है कि लोगों को जो है कि शिक्षा देना या लोगों के को इस तरह का चरित्र उजागर करना कि जैसे सब कुछ इम्प्लीमेंट यही लोग करते हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए अपनी पार्टी को कम से कम
ये मानता हूं कि भाई जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, ये आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर जनता भी उनके इस जो है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है उससे खुश है। सुरेश जी, अभी हमारी हरीश रावत जी से भी बात हुई, उनका कहना है कि बीजेपी के अहंकार की हार हुई है, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, इस पे अहंकार किस बात का है? आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति से अगर इंसान से त्रुटि होती है, अगर किसी इंसान ने त्रुटि की और उसको एक्सेप्ट किया, ये तो उससे बड़ा बड़प्पन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं जो बार बार जनता को गाली देते हैं, बार बार जो है कि जनता की अवहेलना करते हैं, क्या वो अहंकार है या ये अहंकार है? सर उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देते तो वो पहले ही इस्तीफा दे सकते थे। नहीं, देखिए, ये कोई पहले देना या बाद में, विषय पहले देना और बाद में देना नहीं होता है। विषय ये होता है कि जनता की बातों का सम्मान करना, ये हमें लोकतंत्र सिखाता है और ये लोकतंत्र की मर्यादा है। उस मर्यादा का निर्वहन उन्होंने किया। ये वो पार्टी है जिस पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा था तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मदन लाल खुराना और एल.के. आडवाणी, आपको याद दिलाता हूँ, कोई आरोप कभी सत्य नहीं हो पाया लेकिन वो आरोपी थे तो आरोप के आधार पर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के लोगों पे इतने आरोप लग गए, आज आरोप तो छोड़ो कि जुडिशरी में मामले चल रहे हैं और जुडिशरी से बेल पे हैं कांग्रेस के नेता, वो लोग अहंकार की बात करते हैं। सुरेश जी, विपक्ष लगातार आपको इन मुद्दों पर घेरता है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष हमको घेरता है या विपक्ष क्या करता है वो विपक्ष का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी नीतियों पर हमेशा आगे बढ़ती है और जनता का वो सम्मान करती है। अगर जनता के मन में कोई बात है और जनता के मन की बात को, जनता के विषय को भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करना उसके कार्यकर्ता का, उसके नेता का, उसकी नीति का हिस्सा है और उसी के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया। ठीक है सुरेश जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया था। तो वहीं इसका आज भी मिला जुला असर भी देखने को मिला, जहां डोईवाला में बाजार बंद रहे। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से अपील की है कि सभी अपने प्रतिष्ठान खोलें और उन्होंने साथ ही कहा कि वे उनके समर्थकों का धन्यवाद करते हैं कि वह उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाजार बंद करना सही नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, हम उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा ये उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई चौया छुई, ये मेरी अपेक्षा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया, कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है, इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है। और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान के मुझे। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। ऐसे में पौड़ी जिले के कोटद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ सोमवार को तहसील पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। तो वहीं इस दौरान प्रशासन की टीम ने गाड़ीघाट, लड़की पड़ाव और ग्रास्टनगंज इलाके में मस्जिदों में संचालित हो रहे मदरसों पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की। तो वहीं छापेमारी के दौरान ग्रास्टनगंज ईदगाह में अवैध मदरसा संचालित होता पाया गया, तो जिसके बाद प्रशासन की टीम ने ग्रास्टनगंज के अवैध मदरसों को मौके पर सील कर दिया। आपको बता दें, कोटद्वार से खबर है, जहां ग्रास्टनगंज में चल रहे अवैध मदरसों पर चेकिंग की गई, तो वहीं एसडीएम के नेतृत्व में यह चेकिंग की जा रही है।
कोटद्वार के अंतर्गत हमारी एक टीम है जिसमें जीओ साहब हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जीओ साहब हैं, समाज कल्याण विभाग से हैं। तो इसमें पूर्व से ये शासन से जो है निर्देश थे कि जितने भी हमारे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं या जिनका पंजीकरण नहीं है या जिनमें मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं, तो उसकी जाँच करनी है। तो जाँच में ये पाया गया कि आज वाशिंगटन में एक मदरसा मिला है जो बिना पंजीकरण के, जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं है, वो संचालित हो रहा था, तो तत्काल प्रभाव से जो है सीज कर दिया गया है। इसके अलावा कोटद्वार में कहीं और जगह कोई इस तरीके से लेकिन अभी जो है जाँच चल रही है, पूरी टीम हमारी कार्रवाई कर रही है। जहाँ भी इस तरह की कोई खामी पाई जाएगी या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। सर कोई विरोध वगैरह देखने को नहीं मिला इस दौरान? नहीं, देखिए कोई विरोध नहीं है, हमारे सब समुदाय के लोग भी हैं साथ में, पूरी से पूरी टीम हमारी बनाई गई है, तो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो है जाँच करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के बीजेपी संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो वहीं इसी को लेकर प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं बीजेपी संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। तो वहीं इसी के विरोध में आज बीजेपी प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल के नेतृत्व में कई वरिष्ठ बीजेपी नेता कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रहे अनर्गल टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। तो वहीं इस मामले में राकेश नैनवाल प्रदेश मंत्री ने कहा कि कुछ ब्लॉगर और सोशल मीडिया यूजर्स बिना किसी तथ्य के झूठी और आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं जो न केवल बीजेपी बल्कि संविधान के भी खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे पार्टी नेताओं की छवि को नुकसान भी पहुंच रहा है। थाना रामनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो बिरजू मयाल ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट की थी संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो तहरीर प्राप्त कर ली गई है और तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो ब्लॉगर है श्री बिरजू मयाल लगातार जो अपने को ब्लॉगर कहते हैं और समाज में लगातार असामाजिकता, अराजकता, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित चल रहा है और इसमें कहीं न कहीं हमें तो लगता है कि विपक्षी भी इसमें शामिल है कि उसको जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे संगठन महामंत्री जी के खिलाफ बेवजह बिना साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया है। उसको लेकर आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और हम सबको भी समझना चाहिए, प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता अगर माना प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया जाएगा तो आने वाले समय में समाज के लिए जो बहुत घातक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिरजू मयाल जो अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं, वो किस आधार पर जो है कोई भी बातें अगर रखते हैं या उन पर आरोप किसी पर लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं। पूर्व में भी सरकार के ऊपर मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाए गए जी, जो तथ्यहीन है, कहीं कोई कुछ साक्षी नहीं है। लेकिन आज एक माहौल बन पड़ा है कि फेसबुक पर आओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से मांग भी करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीजें करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में राजपुर देहरादून में हुई हृदय विदारक सड़क दुर्घटना की त्वरित जांच और अनावरण करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया है। तो वहीं मंत्री ने देहरादून पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और उनकी टीम को एक दिन के अंदर वाहन बरामद करने और वाहन चालक को गिरफ्तार करने के लिए प्रशस्त्र पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने देहरादून पुलिस की तत्परता और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने में देहरादून पुलिस का कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को इसी मुस्तैदी से काम करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों का सम्मान समाज के लिए प्रेरणादायक होगा। तो वहीं मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपराध और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जहां देर शाम अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू हो गई, तो जिसमें एक युवक
राजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जतिन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वही घटना के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया। वही हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पतरी थाना क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में दो पक्षों के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर झगड़ा हुआ, जिसमें मारपीट और गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। तो वहीं गोली चलने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां राजन नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घायल जतिन चौधरी का इलाज किया जा रहा है। पतरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट जो गांव है, उसके पास के जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर आज शाम को पुलिस को करीब 9:30 बजे के आसपास से सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी। जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ अभी हुई है, और एक व्यक्ति घायल है जो दूसरे पक्ष का जिसका नाम जतिन है। बाकी अभी गांव में पूरी तरीके से अभी शांति है और हम लोग इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। अभी दोनों ही पक्षों की ओर से भी हम लोग जो तहरीर है उसका हम वेट कर रहे हैं, और उसी के अनुरूप हमारे द्वारा शांति व्यवस्था कायम के लिए गांव में पीएससी लगा दी गई है। बाकी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या अभी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जो इस घटना में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए अभी तो अर्ली है, अभी बता पाना थोड़ा मेरे लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। तो वहीं एक बार फिर रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। तो वहीं और एक को भागते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस दौरान बदमाशों से चोरी की बाइक और एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें 11 मार्च को रायपुर में जन सेवा केंद्र में यह लूट हुई थी। वो उस घटना में दोनों ही बदमाश शामिल थे। बता दें पुलिस और बदमाशों के बीच क्या मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। तो वही पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।